हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 हो 3 हो 5 हो, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा कंसेप्ट है लेसन नंबर 4 ओलिगोपोली के ऊपर, है ना। मतलब अब ये ऑलमोस्ट कुछ वीडियोस और बनेंगी, एक या दो या तीन वीडियो मैं और बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि अब हम इसके मॉडल डिस्कस करेंगे अलग अलग। ओलिगोपोली के अंदर मोनोपोली के मॉडल डिस्कस करेंगे। मोनोपोली होता क्या है वो मैं डिस्कस कर चुका था प्रीवियस वीडियो के लास्ट में। मैं फ्री बता देता हूं। वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे ओलिगोपोली फर्म, जो भी हमारे ओलिगोपोली फर्म के अंदर आते हैं, वो फर्म्स अपने आप को रेस्ट मोड में रखती है। रेस्ट मोड में यानी कि ना तो प्राइस में चेंज करती, ना वो क्वांटिटी में चेंज करती, ना वो किसी और चीज में चेंज करती। तो इसकी वजह से होता क्या है, वो रेस्ट में रहती है और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और वो वहां पे दो चीजें निकाल लेती है, एक क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होने वाला है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होने वाली है। लेकिन हमें समझना है कि इक्विलिब्रियम अचीव कैसे किया जाता है अलग अलग फॉर्म्स में, वो हम समझेंगे किसके अंदर, मोनोपोली के अंदर। तो पहला हमारे पास है मॉडल्स ऑफ नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। लेकिन हम यहाँ पे बात करें, ध्यान रखना, नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली के बारे में। जो कोलिजिव ओलिगोपोली बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम पूरी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कोलिजिव ओलिगोपोली के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए कोलिजिव ओलिगोपोली एक ऐसी ओलिगोपोली है जहां पे कुछ फर्म्स कार्टेल फॉर्म कर लेती है। क्योंकि हम सब जानते हैं ओलिगोपोली के अंदर सिर्फ कुछ ही सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। लेकिन सेलर करते क्या है, जब वो कार्टेल बनाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कोलिजिव ओलिगोपोली। और नॉन कोलिजिव जब वो कार्टेल फॉर्म ना करे। अब यहाँ पे है मॉडल्स के बारे में। तो जो पहला हमारे पास मॉडल है वो है कर्नेट मॉडल, जिसको हम क्या बोलते हैं, अगस्टीन कर्नेट मॉडल, जो हमारे किस में आया था, 1838 में। ठीक है, अपने इस नाम की प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ठीक है, बाकी मैंने सही बोला है। 1838 में जो है ये हमारे पास क्या है, इसने बनाया था ये मॉडल। अब इसके अंदर होता क्या पहले वो समझते हैं। तो मॉडल का काम क्या है, इक्विलिब्रियम को बताना। लेकिन उससे पहले हमें जो इस वीडियो में वो समझना होगा कि इस मॉडल के अजम्पशन कौन कौन से होने वाले हैं, यानी कि अजम्पशंस कौन कौन से होने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स, डिमेरिट कह लो, डिसएडवांटेज कह लो, कि इस मॉडल में कौन कौन सा डिसएडवांटेज है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। यानी कंप्लीट मॉडल को वो हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अजम्पशन कौन कौन सी है। पहला है ये डियोपोली मॉडल होता है। कौन सा मॉडल होता है, डियोपोली मॉडल। अब डियोपोली का मतलब क्या है, डियोपोली बना है दो वर्ड से, एक डियो दूसरा पोली। डियो का मतलब है दो, यानी कि जहां पे मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे सिर्फ क्या हो, दो फर्म्स हो। अगर एक फर्म हो तो क्या बोलूंगा मैं, मोनोपोली। दो फर्म हो तो डियोपोली। तो मोनोपोली एक अलग इंडस्ट्री थी। अब डियोपोली में दो फर्म है, यानी कि एक से फालतू फर्म है, तो किसका पार्ट बन गया, ये पार्ट बन गया ओलिगोपोली का। तो अब इसके तो ये होगा हमारा डियोपोली मॉडल के ऊपर काम करता है। यहाँ पे जानेंगे कि जहां पे सिर्फ दो ही फॉर्म्स हो। अगर दो से फालतू फॉर्म है किसी भी ओलिगोपोली के अंदर, वहां पे हम इस मॉडल को अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा क्या है, नॉट रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस और राइवलरी एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी फर्म क्या कर रही है, इन्हें सिर्फ पड़ता है खुद से फर्क। मतलब जितनी मर्जी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लो, जितने मर्जी प्राइस रख लो, मतलब इंडिपेंडेंटली ये लोग हर चीज डिटरमाइन करते हैं। जो कि इसकी दिक्कत भी है, जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। यानी कि जो फर्म है वो इंडिपेंडेंटली रन करते हैं बिना एक अपने राइवल के एक्शन को देख के। लेकिन हम सब जानते हैं कि बेटर क्या होता है किसी बिजनेस के लिए, कि वो अपने साथ जो राइवलरीज कंपनी है, राइवलरीज इंडस्ट्रीज, राइवलरी फर्म्स है, उन पे भी ध्यान रखे कि वो कौन कौन से नए फीचर्स लेके आने वाली है, कौन कौन से नए ऑफर लेके आने वाली है, और कितना कितना प्राइस रखने वाली है, और उसके हिसाब से हमें एक्ट करना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो तीसरा है वो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है, एमसी इक्वल्स टू जीरो। जो मार्जिनल कॉस्ट है दोनों ही फर्म्स की जीरो होती है। सबको पता होगा एमसी क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि बनाने में खर्चा कितना आ रहा है, और जो एडिशनल कॉस्ट है ना वो कितनी होगी, वहां पे हमारी जीरो होगी दोनों ही फर्म्स की। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो है स्ट्रेट लीनियर डिमांड कर्व। एक स्ट्रेट लीनियर डिमांड कर्व होगा, जैसे आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे स्ट्रेट लीनियर डिमांड कर्व यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट और लीनियर डिमांड कर्व होता है। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म्स इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। हर एक फर्म का काम क्या होता है, एक सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री में कोई भी फर्म आई है तो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से आई है। तो इसका काम क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, की कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। अब वो कैसे करते हैं वो भी हम समझेंगे, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि सामने वाले से जितना भी मार्केट शेयर है वो छीना जाए। क्योंकि दो ही कंपनी है, अब मार्केट शेयर तो बटेगा ही, हो सकता है इक्वली बढ़ जाए। अगर कोई मान लो कोई फर्म बहुत बड़ी है, एक फर्म बहुत छोटी सी है,
तो हो सकता है किसी बड़ी फर्म का जो मार्केट जो शेयर है वो 80% हो, छोटी फर्म का 20% हो, पर है तो 100%। तो कोशिश करते रहते हैं कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा, जब वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, है ना, ज्यादा कंज्यूमर्स को अपने पास ले आएंगे। सारे प्रोडक्ट तो है, मतलब कंपनी एक ही कंपनी बेच रही है, दूसरी कंपनी बहुत रेयरली, उसके पास बहुत कम कस्टमर्स है, तब जाए किसी कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। फिर हमारे पास क्या आता है 6 पॉइंट में, जो काफी इंपॉर्टेंट, 6 पॉइंट देख रहे थे, 7 था इंपॉर्टेंट। तो बोथ फर्म्स डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, दोनों फर्म डिसाइड करते हैं कि कितना प्रोड्यूस करना है। तो एक सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जहां पे दो ही फर्म्स हैं, अगर इनके बनाए हुए प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ और सिर्फ, सपोज करो मैंने कंपनी नाम लिया हीरो होंडा। अब हीरो होंडा है, फिलहाल आप सबको पता है वो अलग हो चुकी है, 2010 के बाद वो अलग हो गई थी, है ना। अब जब वो अलग तो हो चुकी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हीरो होंडा अलग हो गई है, तो अगर मान लो 100 बाइक्स की डिमांड है और पूरी दुनिया में मात्र दो ही कंपनी है जो बाइक्स बनाती है, ठीक है, सब भूल जाओ, बजाज सब भूल जाओ, बस दो ही कंपनी है, एक तो हीरो, एक होंडा, ठीक है। और इनके पास भाई 100 बाइक की डिमांड है, ज्यादा लोग बाइक चलाना भी नहीं चाह रहे, तो भाई 100 बाइक की डिमांड है, तो भाई हो सकता है 50 हीरो बेच दे, 50 होंडा बेच दे। ये भी तो सोचता है कि हीरो का कैप्चर ज्यादा हो मार्केट पे, तो 80 बेच दे, तो बाकी 20 किसके पास जाएंगे, होंडा के पास। अब हो सकता है भाई हीरो बहुत फेमस हो, वो कह रहा हूं नहीं हम तो 100 की 100 बेचेंगे, होंडा के पास तो एक भी नहीं जाने देंगे, होंडा खाली बैठेगी, तो हीरो भाई 100 की 100 बेच दे और इसको 0 मिले। तो इस तरीके से ना जो फर्म है वो प्रोडक्शन देखती है कि कितने हमें जो है प्रोडक्शन करनी है, दूसरी फर्म के हिसाब से भी, कि ऐसा ना हो कि हमने फालतू बना दिया, हमारे पास गुड्स यूं के रखे हुए। तो बात अभी तो बोला था आपने कि जो फर्म्स है वो इंडिपेंडेंटली काम करती है, पर इंडिपेंडेंटली काम तो करती है, पर ये तो ध्यान देना पड़ेगा ना कि मार्केट में डिमांड कितने की है और कितना सामने वाली कंपनी ऑलमोस्ट परफॉर्म कर पा रही है और कितना हमें परफॉर्म करके देना है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना होता है। वरना क्या होगा, अगर मान लो हीरो की डिमांड की जा रही है 100 की 100 बाइक की, इसका मतलब है होंडा को मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए या फिर कुछ और बनाए, क्योंकि अगर वो बाइक बनाएगी, अगर मान लो इसने बनाई 100 बाइक, इसने बनाई 50 बाइक, लेकिन दिक्कत क्या है कि डिमांड है नहीं 150 बाइक की, डिमांड है सिर्फ 100 बाइक की। अब इसके पास 50 के 10 बाइक क्या है, वो बिकेगी नहीं। अब जब बाइकें नहीं बिकेंगी तो क्या होता है हमारा, वो होता है अनसोल्ड स्टॉक्स। अनसोल्ड यानी कि ऐसे स्टॉक्स में जो मैं बेच ही नहीं पा रहा, कोई ले नहीं रहा मेरे से। अब जब बेच नहीं पाऊंगा तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मेरा पैसा भी लग गया इसके अंदर, कोई डिमांड भी नहीं कर रहा है इसकी। तो अब दिक्कत क्या है, मेरा जो सारा पैसा है वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये होता है यहाँ पे। तो बोथ फर्म डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। 7 तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच फर्म ट्रीट्स आउटपुट लेवल ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर एज फिक्स्ड। अब ये बात ध्यान रखना यहाँ पे कि जो हर एक फर्म है ना, वो पहले ही ट्रीट कर लेती है कि सामने वाला इतना ही प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो इतने ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, तो बाकी कौन प्रोड्यूस करेगा, तो हमारा भाई यानी कि हमारी कंपनी प्रोड्यूस करेगी। जब मान लो ए और बी कंपनी है, ए कंपनी मेरी, बी कंपनी किसी और की, मुझे पता लग गया जो बी कंपनी है वो सिर्फ 20% डिमांड को फुलफिल कर पा रही, तो मैं कितना करूंगा, मैं करूंगा 80% डिमांड को फुलफिल, तो ये दिक्कत ना आए, आराम से मार्केट अच्छे तरीके से चलता रहे। इसके बाद जो आता है हमारा आगे वो समझते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राफ इसका। अब ग्राफ में क्या है, आपको ग्राफ में क्या होगा, ये हमारी डिमांड कर्व है। अभी देखो अर्नर डिमांड कर्व है। अभी अर्नर डिमांड कर्व क्या शो कर रही है, मैं आपको ये डिफाइन कर देता हूं। अर्नर डिमांड कर्व को बनाने का मोटिव ये होता है कि जब एक कंपनी कम प्रोडक्शन करेगी तो दूसरी कंपनी को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, फिर वो बढ़ाएगी। और उसका एक मेन रीजन क्या है बढ़ाने का, क्योंकि सामने वाले ने जो प्रोडक्शन कम करी है लेकिन डिमांड है प्रोडक्शन से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल समझाता हूं इस बात को। मान लो फिर से भाई अब की बार है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड 500, मतलब 500 क्वांटिटी की डिमांड है, ठीक है। ए कंपनी पहले प्रोड्यूस करती 250, तो बी भी करेगी 250, डिमांड हो जाएगी फुलफिल। लेकिन ए ने क्या देखा, ए को लग रहा है ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, पर ए को लग रहा है क्योंकि डिमांड कम होगी, तो ए ने बनाए सिर्फ 200 प्रोडक्ट, लेकिन बी को लग रहा है डिमांड सेम ही है। जब डिमांड सेम है तो सिंपल सी बात है, डिमांड 500 की रहेगी, तो इसने बोला कि अगर ये 50 क्वांटिटी कम कर रहा है तो मुझे 50 क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए 300। और सपोज करो डिमांड 500 की रही, इसका मतलब क्या है कि अलग डिमांड कर्व बनेगा। अलग डिमांड कर्व क्यों बनेगा, क्योंकि इससे की जाएगी 200 प्रोडक्ट की डिमांड, क्योंकि इसके पास 200 ही क्वांटिटीज है, पर इससे क्या की जाएंगी, ज्यादा क्वांटिटी डिमांड की जाएंगी। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, देखो यहाँ पे जब एक कंपनी है, ठीक है, इसको नाम लेते हैं हम, इसका क्या नाम है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ना ये, तो 200। अब यहाँ पे देखो मैं समझता हूँ ये जो पॉइंट है ये 0,200, आपने मैथ्स में समझा होगा, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, 0,200 मतलब ये वो पॉइंट है जहां पे एक्स कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो वाई कितना बना रहा है 200, यानी कि एक्स से प्रोडक्शन हो नहीं रही, सारा प्रोडक्शन कौन करेगा, वाई करेगा। अब एक्स ने प्रोडक्शन शुरू करी तो यहाँ पे देखो 200 थी, तो यहाँ पे कितनी हो गई, अभी हो गई 100,
अब दूसरी डिमांड कर देखो, जब इसने 100 करी, इसने कितनी कर दी हमारी 200, मतलब एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है। इससे हमने क्या समझा कि अगर एक्स कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन करेगी तो सिंपल सी बात है वाई कम करेगी, और जब एक्स कम करेगी तो वाई ज्यादा करेगी। इसलिए यहाँ पे क्या बना, दो अलग अलग डिमांड कर्व हमें बनाने पड़ गए। और जो ये वाला पॉइंट है, ये हमारा होता है इक्विलिब्रियम, जहां पे दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा, यानी कि कोई भी फर्म जो डिओपोली के अंदर है, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं क्या नाम है, कर्नेट मॉडल, किसके हिसाब से, जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो पॉइंट कौन सा होगा, जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट। ये चीज ध्यान रखें, यानी कि जब भी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के, ये हमारा वो स्टेट होगा जहां पे कंपनी जो है, ये फर्म जो है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही होगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखना हमेशा। अब आते हैं आगे इसके लिमिटेशंस के ऊपर। तो लिमिटेशंस ऑफ कर्नेट मॉडल आखिरी कंसेप्ट है इस वीडियो का, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दूसरा मॉडल। अब जो पहला पॉइंट है वो समझते हैं। बोथ फॉर्म्स ऑफ द मॉडल सेट देयर आउटपुट इंडिपेंडेंटली इज क्वाइट अनरियलिस्टिक। तो जो दोनों फॉर्म्स है वो अपने मॉडल के हिसाब से खुद अपना आउटपुट लेवल डिसाइड कर रही है, जो कि अनरियलिस्टिक है, और बिल्कुल अनरियलिस्टिक। आप खुद देखो ना, अगर मान लो 200 ही क्वांटिटी की डिमांड है, अब ए को लग रहा है बी कुछ बनाई, जब मैं बनाऊंगा 200, मुझे कोई मतलब ही नहीं उससे, मैं बनाऊंगा 200 पूरी। अब उसे 200 बना ली, क्या 400 क्वांटिटी बना लिया आपने और डिमांड 200 की, तब होगा क्या, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम है। अब वो दो ही चक्कर हो सकते हैं, तो प्राइस कम हो जाएगा क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है, सप्लाई ऑलमोस्ट डबल है एज कंपेयर टू डिमांड। जब सप्लाई डबल है डिमांड के हिसाब से, तो प्राइस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बहुत ज्यादा, या फिर एक कंपनी को पूरा लॉस होने वाला है। तो ये चक्कर हो जाता है यहाँ पे, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो ये हमारे पास क्या है, अनरियलिस्टिक होता है, ऐसा नहीं होता। आप बिना सामने वाले को देखे, बिना सामने वाली कंपनी को देखे आप अपना आउटपुट लेवल डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरी दिक्कत है, फर्म्स कॉम्पीट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। फर्म जो है वो क्वांटिटी के बेसिस पे क्या करती है, यहाँ पे कॉम्पीट करते हैं। कैसा पॉसिबल है, सिर्फ क्वांटिटी मैटर करता है कि मुझे कॉम्पीट करना है, या फिर सिर्फ इस पर ध्यान दूं कि मेरा मार्केट शेयर कितना है? नहीं, हमें कुछ और ध्यान देना पड़ता है। फीचर भी तो इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन कौन से फीचर डाल रहा हूं। पता लगे क्वांटिटी मैंने बहुत सारी बना दी, पर कचरा बना दिया, क्वांटिटी में कुछ है ही नहीं, फीचर है ही नहीं उसके पास, बेकार है सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ियों में नाम ही लूं, टाटा काफी फेमस कंपनी है, और नैनो बनाई उन्होंने। अब नैनो को लुक ऐसा दिया कि कोई उसे खरीदना नहीं चाह रहा, सबको लग रहा भाई नैनो से बड़े तो मैं विकी चला लूं, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है भाई, तो सोच समझ के प्रोडक्शन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो फर्म्स कॉम्पीट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। जो फर्म है यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी को लेकर प्रोडक्शन कॉम्पीट कर रही है, फीचर को देख ही नहीं रही, प्राइस को देख ही नहीं रही। हर चीज को ध्यान रखना होता है जब हम कंपटीशन करते हैं किसी दूसरी फर्म से। तो तीसरा, length of adjustment process, that is how much time firm would take to reach final equilibrium has not discussed। अब यहाँ पे एक बात और डिस्कस नहीं हुई कि जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम तक कब पहुंच पाएगी, मतलब कब वो अपना फाइनल इक्विलिब्रियम अचीव कर पाएगी, हमें ये भी नहीं पता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन होगी जहां पे जो फर्म है वो फाइनल इक्विलिब्रियम अचीव कर रही होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने देखा इस कंसेप्ट को कंप्लीटली, और उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी एडवांस टॉपिक्स के ऊपर। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे समझेगा दूसरा मॉडल जो किस बारे में बात करता है, यानी कि इक्विलिब्रियम का सेकंड मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से।